कर दो लाइव। हाँ हुआ। इधर तो दिख। लाओ यार उसको। चलिए आ जाइए मित्रों, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए मित्रों, सभी को बुलाइए, सभी को बुलाओ, सभी को बुलाओ। हाँ ललित जी प्रणाम। बुलाओ सभी को, बुलाइए मित्रों सभी को। कमेंट बड़े कर दो थोड़े, सभी को बुलाइए। अभिलाषा जी गुड इवनिंग, राधिका जी गुड इवनिंग। बुलाइए, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कृष्णा जी राधे राधे। बुलाओ सभी को, बुलाइएगा। बुलाइए सभी को लाइव। आ जाइए मित्रों, आ जाइए, मैं आ चुका हूँ। आइए मित्रों। केशव जी गुड इवनिंग, केशवल जी गुड इवनिंग, बबली जी गुड इवनिंग। भेजिए सभी मित्रों को और बुलाइएगा। ललित जी नमस्कार, पूजा जी नमस्ते, विनोद जी गुड इवनिंग, सपना जी जय श्री कृष्णा। बुलाइए सभी मित्रों को, बुलाइए। चलिए, जैसा कि मित्रों आपको पता है, देखिएगा, आज हमारा जो बिंदु प्रारंभ होने वाला है वो है उच्चारण स्थान। वर्णों की परिभाषाएं हमने जानी, कितने वर्ण होते हैं, संख्याएं जानी, और उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए
जो वर्ण हमने जाने हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, अर्थात किस वर्ण की उत्पत्ति किस स्थान से होती है, ये हम जानने वाले हैं। राहुल जी, सर वर्ग 3 वालों की नियुक्ति कब तक होगी? अरे बहुत जल्द होने वाली है बंधु, आपका सिलेक्शन हो गया ना तो नियुक्ति भी मिली जाएगी। अब चिंता मास्तु, चिंता मत कीजिएगा। मेघराज जी गुड इवनिंग। चलिए देखिए मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है। आज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक रहेगा? उच्चारण स्थान हम पढ़ेंगे बंधुओं। प्रत्येक वर्ण को हम जानेंगे कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है, अर्थात किस स्थान से उत्पन्न होता है, ये हम जानेंगे। एम के राजा जी नमस्ते। सरिता जी, सर आज बाल विकास की क्लास नहीं है क्या? बिल्कुल है, रोज 7 बजे लगेगी, अब रोज 6 बजे से संस्कृत रहेगा। बिल्कुल देखिएगा, अभी तक भी जिन लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कीजिएगा। देखो, जिन मित्रों को यदि पेड कोर्स खरीदना है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ना है, तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वर्तिका ऐप नाम से जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिएगा। सरिता जी, टाइम चेंज हो गया है? बिल्कुल हाँ। देखिएगा, इसके बाद रोजाना जिसकी मैं बात करता हूं कि जो पाठ्यक्रम है यानी पात्रता वाला, पूनम जी नमो नमः जी। देखिएगा, पाठ्यक्रम पे यानी इस पेड कोर्स पे मैं आपसे रोजाना बात कर चुका हूं, जिसको भी परचेज करना है वो कर लीजिएगा। विश्वास कीजिएगा, जैसा आपने पूर्व में विश्वास किया था और जिन लोगों ने किया है वो वास्तव में अभी सफल हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी पूर्ण रूप मतलब जिस कार्य में लगे हुए हो उस कार्य में आप लोगों को भी सफलता मिले, उसी के निमित्त मैं आपके समक्ष हूं। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित है यदि प्रयास करते हैं, कहते भी हैं करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। यदि हम निरंतरता के साथ जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तो निश्चित है सफलता आपके कदमों को चूमेगी। देखिएगा, आज का हमारा जो बिंदु रहने वाला है वो है उच्चारण स्थान। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे गुरुजी? उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। देखिएगा, आज हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। याद हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? उच्चारण स्थान। देखिएगा, यानी आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उच्चारण स्थान। सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा। कि उच्चारण स्थान किसे कहेंगे? देखिएगा, परिभाषा सुनिएगा, पहले आप सुन लीजिएगा। जिन वर्णों को हमने पढ़ा है 63-64 वर्णों को, उन सभी वर्णों को हम बोल के देखेंगे। जो वर्ण जहां से बोला जाएगा वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। हाँ सुषमा जी नमो नमः। कई अनकही बातें, गुड इवनिंग जी। भगवान सिंह जी नमस्कार। देखिएगा, देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान की परिभाषा कि जो वर्ण जहां से उत्पन्न होता है
या जो वर्ण जहां से बोला जाता है वह स्थान ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब ये हुआ कि वर्ण का प्रथम प्रकाशन स्थान जहां से उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तख्त सिंह जी नमो नमः। देखिएगा क्या कह रहे हैं हम, जो वर्ण जहां से बोला जाता है या जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। आवाज नहीं आ रही है सर विजय यादव, क्या बात कर रहे हो यार भैया, आवाज आ रही है। और मेरी आवाज तो ऐसी है कि बिना माइक से भी आ जाए, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं सने नहीं बोलता हूं। मैं जब भी जो भी काम करता हूं पूरी शिद्दत से करता हूं, पूरे मन से करता हूं, पूरे योग से करता हूं। मेरे हिसाब से आ रही होगी नंदुओं, मेरे मित्रों। देखिएगा इको है, चलो अब ठीक हुआ होगा। बोलिए अच्छे से आवाज आ रही है क्या, यस लिखिएगा। चलिए देखिए बंधुओं, किसे उच्चारण स्थान कहेंगे कि जो वर्ण जहां से या जो वर्ण जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहा मैंने, बताओ। जो वर्ण जहां से बोला जाता है, जो वर्ण जहां से बोला जाता है या उत्पन्न होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिएगा जो वर्ण जहां, जो वर्ण जहां से या या जिस स्थान से बोला बोला जो वर्ण जहां से या जिस स्थान से बोला जाता है जाता है बोला जाता है वह उस वर्ण का, जो वर्ण जहां से बोला जाता है या जिस स्थान से बोला जाता है वह 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 स्थान उस वर्ण का उस वर्ण का उस वर्ण का उस वर्ण का देखिएगा जो वर्ण जहां से या जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण उच्चारण स्थान स्थान कहलाता है कहलाता है कहलाता है। देख लीजिएगा जो वर्ण जहां से या जिस स्थान से बोला जाता है वह स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब ये हुआ जो वर्ण जहां से बोला जाएगा उसे ही उस वर्ण का क्या कहा जाएगा, उच्चारण स्थान। देखिएगा देखिएगा देखो इन उच्चारण स्थानों का इन उच्चारण स्थानों का स्थानों का इन उच्चारण स्थानों का अनुभव सामान्य व्यक्तियों को
हो हो जाता है, हो जाता है। देखेगा, देखेगा। इन उच्चारण स्थानों का अनुभव सामान्य व्यक्तियों को हो जाता है, इसलिए इसलिए इन्हें बुद्धि गम्य कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनुभूति गम्य। यानी उच्चारण स्थानों का ही दूसरा नाम हो गया बंधुओं, क्या हो गया? अनुभूति गम्य। क्योंकि इन उच्चारण स्थानों का पता सामान्य व्यक्ति भी लगा लेता है कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जा रहा है। क्योंकि कोई भी वर्ण हम बोलेंगे, जैसे क कहां से बोल रहे हैं? यहां से, अर्थात कंठ से। तो इस कंठ का पता हमने लगा लिया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनुभूति गम्य कहते हैं। अर्थात बोल करके जिस स्थान का पता लगाया जा सके, ऐसे स्थानों को हम कहेंगे अनुभूति गम्य स्थान। क्या कहेंगे? अनुभूति। अर्थात उच्चारण स्थानों को हम क्या कहते हैं? अनुभूति गम्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभूति गम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुजी। नोट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया गुरुजी, ले लिया। देखिएगा, ये पूरी बातें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐसे कैसे ही पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा टेलीग्राम चैनल है किस नाम से? संस्कृत बाई, संस्कृत बाई HR HR धारी। इस नाम से आपको टेलीग्राम है, उस यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, वो आपको ये संस्कृत भाई HR चक्रधारी सर का जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये हमने जाना कि जो वर्ण जहाँ से बोला जाता है, जो वर्ण जहाँ से उच्चारित किया जाता है, उस वर्ण का वो स्थान ही उच्चारण स्थान कहलाता है। देखेगा, पाणनीय शिक्षा, पाणनीय 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 शिक्षा और पाणनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण, 8 उच्चारण स्थान, 8 उच्चारण स्थान होते हैं, होते हैं। क्या कहा मैंने? बताओ बंधुओं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 8। कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कहा भी गया है, क्या कहा गया है? देखिएगा, एक कारिका में प्राप्त होती है, अष्टौ, अष्टौ स्थानानि, स्थानानि, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णानाम पुरः, देख लीजिएगा, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर्कण्ठ शिरस्ततः, वर्णानाम उर्कण्ठः शिरस्ततः, शिरस्ततः। बोल लीजिएगा आप भी मेरे साथ,
अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उर्कण्ठशिरस्ततः जिह्वामूलं दन्ताश्च जिह्वामूलं 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 दन्ताश्च जिह्वामूलं दन्ताश्च नासिका नासिका अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् मुर्कुण्ठशिरस्ततः जिह्वामूलं दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च ओष्ठौ नासिका ओष्ठौ च देख लीजिएगा एक बार। ये अलग लिखना पड़ेगा बंधुओं, क्योंकि लिखने पर छंद भंग हो रहा है। नासिका नासिका ओष्ठौ नासिका ओष्ठौ च तालु च। देख लीजिएगा एक बार पुनः मेरे साथ बोलिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् पुरः कण्ठशिरस्ततः जिह्वामूलं दन्ताश्च नासिका ओष्ठौ च तालु च। ये 8 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से हैं गुरुजी? देखो, अष्टौ, अष्टौ का मतलब होता है, क्या होता है? 8 स्थानानि यानी उच्चारण स्थान हैं, वर्णानाम यानी वर्णों के। पहला है उरह, अर्थात ये विसर्ग किसका है? पहला है उरस, दूसरा है कंठ, शिरस। शिरस का दूसरा नाम है गुरुजी मुर्दा। शिरस को क्या कहते हैं गुरुजी? मुर्दा भी कहते हैं। यानी शिरस का दूसरा नाम क्या हो गया गुरुजी? मुर्दा हो गया। जिह्वामूलम दंता नासिका ओष्ठौ और तालु, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। कौन कौन से हैं गुरुजी? देखिएगा, पहला है, देखिएगा पहला है उरस। पहला कौन सा है गुरुजी? उरस। दूसरा कौन सा है गुरुजी? दूसरा है देखो कंठः। कौन सा है? कंठ। तीसरा गुरुजी, तीसरा कौन सा है? कंठ। कंठ के बाद में हम पढ़ेंगे अध्ययन की दृष्टि से, मैं क्रमशः इनके अध्ययन की दृष्टि से जिस क्रम से पढ़ेंगे उसी क्रम से नाम लिख रहा हूं गुरुजी, देखिएगा। इसके बाद में अगला हमारे पास आएगा कंठ, तालु। तालु के बाद में आएगा चौथा। लेकिन पाणिनि शिक्षा में आपसे पूछ ले कि मुर्दा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया, तो देखिएगा कौन सा आया है? शिरस। शिरस कौन सा शब्द आया बंधुओं? शिरस। पांचवा आएगा फिर बाद में, देखिएगा शिरस दंताह। कौन सा? दंताह। और जो छठा उच्चारण स्थान होगा, छठा कौन सा होगा? देखिएगा, छठा ओष्ठौ। ओष्ठौ और ओष्ठौ के बाद में फिर लिखेंगे जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय। और 8वां है वो कौन सा है? तो मेरे मित्रों, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। इसके अनुसार है गुरुजी? पाणिनि शिक्षा के अनुसार। इसके अनुसार है गुरुजी?
पाणिनि शिक्षा के अनुसार। यानी आपसे पूछ ले, नाम नहीं दे, फिर भी नॉर्मली पूछ ले कि बताओ कति उच्चारण स्थानानि ही, तो फिर आपका जवाब होना चाहिए अष्ट। कितने होते हैं गुरुजी? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार पुनः देख लीजिएगा। उरस, उरस को सामान्यतः उरस का जो अर्थ होता है ना गुरुजी, उरस का मतलब होता है हृदय। उरस का मतलब क्या होता है गुरुजी? हृदय। याद रखिएगा, उरस का मतलब क्या, शाब्दिक अर्थ क्या होता है गुरुजी? हृदय होता है। क्या होता है गुरुजी? हृदय। कंठ, तालु, मुर्दा। मुर्दा पाणिनि शिक्षा में मुर्दा के लिए कौन सा शब्द लिया है? शिरस, ये भी याद रखना है। दंता, ओष्ठौ। देखो इधर ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि मैंने दंताह लिखा है। क्यों गुरुजी? क्योंकि दांत बहुत सारे हैं, दांत एक वचन नहीं है। देखो उरस हृदय एक ही होता है गुरुजी, बोलो हाँ। कंठ भी एक ही होता है, तालु भी एक ही होता है, और मुर्दा भी एक ही होता है, और दंता, दंत बहुत सारे होते हैं गुरुजी। कहते हैं 32 दांत हैं, सब ऐसे बोलते हैं। चलिए ओष्ठव, ओष्ठ 2 होते हैं गुरुजी। कितने होते हैं? 2। अधर और ऊपर वाला, मतलब 2। अधर का मतलब होता है ओष्ठ। 2 ओष्ठ है, ऊपर और नीचे वाले। जिह्वा मूलीय एक होता है, पढ़ लिया आपने। और नासिका, नाक भी एक होती है। और इसी का सवाल है, आपको भी नासिका का ध्यान रखना है। जिस कार्य में आप लगे हुए हो उसमें सफल होएंगे तभी आपकी नाक रहेगी, नहीं तो फिर अंगुली उठाने वाले बहुत है आपके अड़ोस पड़ोस में, बहुत अड़ोस पड़ोस में कमेंट करेंगे, हाँ ये तैयारी कर रहा था, फिर कितनी बुराइयां ढूंढेंगे। और यदि आप सफल हो गए तो फिर सब बुराइयां दब जाएगी, सब आपकी तारीफ करेंगे। हाँ गुरुजी बिल्कुल। चलिए, तो हमने जान लिए उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने हुए? 8। अब सुनिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में कि गुरुजी ये सवर्णता बताओ पहले तो क्या होती है? सवर्णता का मतलब है गुरुजी, यदि हम इन सभी वर्णों को 63-64 वर्णों को बोल के देखें तो पूरे स्थानों को हम 7 स्थानों से बोल पाएंगे। कितने स्थानों से? 7। तो दूसरी बात हमारे पास आ जाती है। क्या आ जाती है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों। इधर दूसरी बात मैं लिखने जा रहा हूं कि सवर्णता के, इसके आधार पर गुरुजी सवर्णता के प्रसंग में, इसके प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में, यानी सवर्णता के आधार पर, सवर्णता, सवर्णता के, सवर्णता के आधार पर, आधार पर उच्चारण स्थान, उच्चारण 7 होते हैं, 7 होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान कितने होंगे? 7। वापस सुन लीजिएगा, आपसे पूछे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो फिर आपका जवाब होना चाहिए अष्ट। नाम देके पूछे कि बताओ पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं, तब भी आपका जवाब होना चाहिए अष्ट। लेकिन वो पूछे आपसे कि बताओ बताओ सवर्णता के आधार पर उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो मेरे मित्रों आपका फिर जवाब होना चाहिए कि 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7। मैं कहना आपसे चाह रहा हूं कि जितने भी वर्ण हैं 63-64 या 42, उन सभी वर्णों को हम बोल के देखेंगे तो सभी वर्णों को हम 7 स्थानों से बोल लेंगे। कौन कौन से स्थानों से बोल लेंगे एक बार पुनः देख लीजिएगा मित्रों। उन बोलने के आधार पर ये जो उच्चारण स्थान है, कौन सा गुरुजी? कि उरस। उरस का पता हमें नहीं लगता, मतलब इसका उपयोग नहीं होगा। बाकी सभी वर्णों को हम बोल करके देखेंगे तो इन 7 स्थानों से सभी वर्णों का हम उच्चारण स्थान कर पाएंगे। तो फिर गुरुजी इसका नामोल्लेख क्यों किया?
सुनिएगा, पाणिनि जी का मानना था कि प्रत्येक वर्ण सबसे पहले हृदय में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में। जैसे कोई वर्ण आपने लिया, ये मैंने वर्ण ले लिया क, क्या ले लिया गुरुजी? क। अब इस क का उच्चारण करने से पहले ही, इसका उच्चारण करना तभी संभव होगा जब सबसे पहले हमारे हृदय में इसका एक बिंब बनेगा। क्या बनेगा गुरुजी? बिंब बनेगा, यानी ये सबसे पहले हमारे हृदय में उत्पन्न होगा। इस प्रकार पाणिनि ने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना है किसको? हृदय को। सर जी आवाज कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा दी, गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आवाज कम आ रही, चलो ठीक है बंधुओं, में चेंज करता हूं, देखिएगा। हेलो। हेलो। चलिए, अब आ रही है आवाज अच्छे? कमेंट में बताइए मेरे, आवाज आ रही है क्या आपको? अब अच्छे से आवाज आ रही है क्या? क्या आवाज अच्छे से आ रही है क्या? बताइएगा। हाँ ना लिखाओ, जी बताओ। अब आवाज अच्छे से आ रही है क्या? बताइएगा। अब आवाज अच्छे से आ रही है क्या बंधु? बताओ। अब आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आ रही है? सर। आ रही है क्या अब अच्छे से आई क्या? आ रही है? अब आ रही है क्या बंधु? अब आ रही है क्या अच्छे से? बोलेगा, अब आ रही है क्या? अब अच्छे से आवाज आ रही है क्या मित्रों? हाँ? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है क्या अच्छे से? हाँ? हेलो। हाँ बंधु, अब आ रही है क्या आवाज? देखिएगा, अब आ रही है क्या? अब आ रही है क्या आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? देखो, चलिए, चलो बंधु, आइए देखिएगा। प्रॉब्लम आने के लिए सभी से क्षमा चाहूंगा, इसमें मेरा बस नहीं है। चलिए, आइए मित्रों, अब आ रही है ना अच्छे से आवाज? हाँ कृष्णा जी, बिल्कुल, सपना जी यस। चलो, अब ठीक से आवाज आने लगी है। देखो बंधुओं, देखो जैसे मैंने कहा था
कि पाणिनि जी का मानना था। हाँ बंधुओं, चलिए देखो मेरे मित्रों, सुनिएगा। पाणिनि जी का मानना था कि प्रत्येक वर्ण सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय में होता है। इसलिए उन्होंने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान माना। किसको माना? हृदय को। किसको माना? हृदय को। देखो देखिएगा, सुनिएगा। उनका मानना था कि प्रत्येक वर्ण कहाँ से उत्पन्न होता है? सबसे पहले बिंब कहाँ बनता है? हृदय में बनता है। इसलिए उन्होंने सभी वर्णों का उच्चारण स्थान किसको माना? हृदय को माना। अर्थात सवर्णता के प्रसंग में हृदय का उच्चारण यानी हृदय का उरस का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके प्रयोग में? सवर्णता के प्रयोग में, प्रसंग में किसका प्रयोग नहीं होता? उरस का। इसलिए सवर्णता के प्रसंग में यानी सवर्णता के आधार पर उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब उन 7 उच्चारण स्थानों के आधार पर हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जानते हैं। आइए मेरे मित्रों, हम क्रमशः उनको जानते हैं। देखिएगा, पहला सूत्र हमारे पास आता है। देखिएगा, पहला जो सूत्र आता है यानी पहली पंक्ति आती है, ये एक तरह से सूत्र नहीं है बंधुओं। सिद्धांत कौमुदी, लगभग सिद्धांत कौमुदी में ये पंक्तियां दी हुई है, 11 पंक्तियां दोनों ग्रंथों में हमें उपलब्ध होती है, चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो चाहे वो सिद्धांत कौमुदी हो। देखो कौन सी पंक्तियां हैं, उन्हें हम क्रम से जानते हैं। पहली पंक्ति आती है गुरुजी, आ कुहा विसर्जनीया नाम नाम अकुह विसर्जनीया नाम नाम कंठः। क्या पंक्ति है गुरुजी? एक बार बोल लीजिएगा आप भी। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या पंक्ति है गुरुजी? वापस बोलिएगा। चलिए, धन्यवाद महेश जी। देखिएगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः क्या है? बोल लो आप भी मेरे साथ मित्रों, क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। क्या मतलब है गुरुजी इसका? देखिएगा एक बार, इधर मेरे साथ आइएगा। क्या इसका मतलब है कि देखो, आ कु के बाद में है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब मैंने आपको बताया था, विसर्ग को ही विसर्जनीय कहते हैं। तो क्या हो गया गुरुजी? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है गुरुजी? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ। कहां से बोले जाते हैं गुरुजी? ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। इधर पूरी बात लिखता हूं गुरुजी स्पष्ट में, देखिएगा। यानी हम कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की बात कर रहे हैं कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। तो कंठ से कौन कौन बोले जाएंगे? देखो गुरुजी, अ के बाद में क्या आ रहा है गुरुजी? कु। कु, कु का मतलब क्या होगा गुरुजी? क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे गुरुजी? देखो, क, ख, ग, घ और ये पांचों वर्ण क्या होते हैं? कैसे बोले जाते हैं? क वर्ग में आते हैं। फिर क्या है? हकार यानी है। और फिर क्या है गुरुजी? विसर्ग। क्या है गुरुजी? विसर्ग। विसर्ग इस प्रकार के चिन्ह को कहते हैं, हमने पढ़ लिया था। स्वर के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे गुरुजी? कंठ है, क्योंकि कहां से बोले जा रहे? कंठ से। इसलिए इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी? कंठये वर्ण। क्या कहेंगे गुरुजी? इन सभी को हम कंठये वर्ण कहेंगे, क्योंकि ये कहां से बोले जा रहे हैं गुरुजी? कंठ से बोले जा रहे हैं। इसलिए इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? कंठये वर्ण। अब एक बात और मैं यहाँ आप लोगों से क्लियर कर दूं, ये जो अ है गुरुजी, ये 18 प्रकार का होता है। फिर गुरुजी देखिएगा, दूसरी बात देखिएगा, सुन लीजिएगा। इन बातों को मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। देखो,
संख्या एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखना गुरुजी, ये जो अ है, ये अ कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का। आगे हम जानेंगे कितने होंगे इसके भेद, 18। फिर 18 के बाद में क वर्ग में कितने वर्ण आए हैं? 5। एक क्या आ रहा है गुरुजी? है। क्या आ रहा है। और एक क्या है गुरुजी? विसर्ग। और विसर्ग को हम क्या कहते हैं गुरुजी? क्या कहते हैं? अयोगवा। क्या कहते हैं गुरुजी? अयोगवा। विसर्ग को हम क्या कहते हैं? अयोगवा। तो गुरुजी आपसे पूछा जाए कुल वर्ण कितने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है? तो देखो 8 और 5, 18 और 5 कितने हो जाते हैं? 23, 1, 24, यानी 24 वर्ण। और एक क्या है? अयोगवा। एक क्या है? अयोगवा। अयोगवा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है गुरुजी? कंठ होता है। किन किन का गुरुजी? 24 तो वर्णों का, और एक क्या है? अयोगवा। इन 25 यानी 24 तो वर्ण है और एक चिन्ह है, मतलब चिन्ह के रूप में रहता है अयोगवा यानी विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अब मुझे पता है गुरुजी आप लोगों के मन में शंका चल रही होगी कि गुरुजी ये 18 प्रकार का कैसे है, क्योंकि ये 5 तो हमें दिख रहे हैं, क ख ग ग अंग, और एक ये भी है भी दिख रहा है। लेकिन गुरुजी ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही कि ये 18 कैसे हैं। ये 18 हमारे बात पल्ले नहीं पड़ रही। हाँ, आ रही है आवाज। बिल्कुल रेखा जी, स्वागत है आपका। ये 18 अपन जानेंगे गुरुजी, क्योंकि इनके 3 भेद हमने जान लिए हैं। कौन कौन से जान लिए गुरुजी? कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हमने जान लिया है। एक मात्रिक स्वर को हमने ह्रस्व कहा था, द्विमात्रिक स्वर को हमने दीर्घ कहा था, और त्रिमात्रिक स्वर को हमने प्लुत कहा था। अर्थात अ के 3 भेद हमने जान लिए थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इनके कुल जो भेद होंगे मेरे बंधुओं, मेरे सखाओं, वो 18 होंगे। आगे हम क्रम से इन 18 को भी जानेंगे। इसलिए यहां मैंने संख्या बताई, आगे वाले सूत्रों में मैं संख्या नहीं बताऊंगा। लेकिन ये संख्या आपके लिए आवश्यक है, जानना योग्य है। इसलिए सूत्र के नीचे अर्थ लिखेंगे, अर्थ के नीचे एक पंक्ति आपको छोड़ना है। जब मैं आपको 18 तक पहुंचा दूंगा उस समय इस रिक्त स्थान की पूर्ति हम लोग करने वाले हैं। चलिए, पहला सूत्र हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति आती है। पहली पंक्ति हमने पढ़ ली, अब दूसरी पंक्ति क्या आती है देखिएगा। दूसरी पंक्ति हमारे पास आती है कि टू ये क्या नाम, क्या नाम, इचुएशा नाम, तालु। क्या पंक्ति आई गुरुजी? पढ़िएगा, इचुएशा नाम तालु। ये तालु के पीछे विसर्ग नहीं आएगा गुरुजी, जो भी लगा रहे हैं तो वो गलत लगा रहे हैं। ये उकारांत है तालु, और इसे नपुंसकलिंग माना गया है, और नपुंसकलिंग के पीछे कभी भी विसर्ग नहीं आता मेरे में, देखिएगा। अब इसका मैं अर्थ लूं तो कौन कौन से वर्ण तालु से बोलने वाले हैं, बोले जाने वाले हैं, तो देखिएगा मित्रों, तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से वर्ण तालु से बोले जाएंगे? तो देखो, के साथ दीर्घ ई आ जाता है। टू, टू का मतलब क्या होता है गुरुजी? च, छ, ज, और ये 5 वर्ण किस में आए हैं? च वर्ग में। अर्थात मैंने आपको बताया था कि पाणिनि महोदय जब भी वर्ग की बात करेंगे च वर्ग, क वर्ग, क वर्ग इत्यादि नहीं बोलेंगे। उन्हें वर्ग जब भी बोलना होगा, जब भी उन्हें वर्ग बोलना होगा, तब वो कु, चू, टू, तू, पू बोलेंगे। तो यहाँ पर चू आया था, चू का मतलब है गुरुजी च वर्ग। हाँ जी, आवाज सही नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो? नहीं आ रही है? मेरे हिसाब से आ रही होगी। चलिए, देखो मेरे मित्रों, अर्थात फिर इसके बाद में क्या बचे हैं गुरुजी? यह, फिर
ये के आगे और बताओ क्या बच रहा है, स्य। इन सभी वर्णों को उच्चारण स्थान क्या है, अर्थात ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे, तालु से। इसलिए इन सभी वर्ण को हम क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण कहेंगे। तालव्य, तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण, क्योंकि सभी कहाँ से बोले जा रहे हैं, तालु से। ये सभी वर्ण क्या कहलाएंगे, तालव्य वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो पंक्ति हमें प्राप्त होती है, वो तीसरी पंक्ति देख लीजिएगा मित्रों। तीसरी पंक्ति हमें प्राप्त होती है, अक्व पहली हुई थी, अक्व विसर्जनिया नाम कंटा है। दूसरी आई इच्छा नाम तालु। तीसरी आती है ऋटुर्षा नाम मुर्दा। यस सर, आ रही है तो सुषमा देखो। तीसरी पंक्ति हमें प्राप्त होती है, पी टू नाम ऋटुर्षाणाम, ऋटुर्षाणाम। बताओ, मुर्दा को पाणिनि ने इस शब्द से संबोधित किया, अर्थात मुर्दा के लिए पाणिनि ने उच्चारण स्थानों में किस नाम का उल्लेख किया, कमेंट में बताइए मेरे मित्रों। बताइए, कमेंट में बताइएगा कि पाणिनि ने मुर्दा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। बताओ, बताओ मित्रों, पाणिनि ने मुर्दा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। बताया था मैंने गुरुजी, आपको याद हो तो। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उर्कंठ शिरस्ततः। शिरस, शोभनम श्वेता जी, बहुत अच्छे। शोभनम किसका प्रयोग किया, शिरस। यानी पाणिनि ने मुर्दा के स्थान पर किसको कहा, शिरस को। किसको कहा, शिरस को। देखो, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान मुर्दा होगा, यानी मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण। कहाँ से बोले जाने वाले गुरुजी, मुर्दा से। कौन कौन से, एक बार देख लीजिएगा। टी, टी के बाद में है टू, टू का मतलब ट वर्ग है। और ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे गुरुजी, ट आएगा, ठ आएगा, ट आएगा, ध आएगा और न आएगा। ये ट वर्ग के पांचों वर्ण हैं। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, रेप अर्थात र। और र के बाद में क्या आ रहा है, स। देख लीजिएगा, इससे को तो हम बोलेंगे तालव्य स, और इससे को हम बोलेंगे मूर्धन्य स। अर्थात इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी, मूर्धन्य। क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण। क्योंकि ये कहाँ से बोले जा रहे हैं गुरुजी, ये मुर्दा से बोले जा रहे हैं। ये इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण। सपना जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। रजनी जी बिल्कुल, रजनी स्वागत है तेरा। चलिए देखिएगा, आइए मेरे मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं। चौथा जो पंक्ति है वो हमें मिलती है, चौथी पंक्ति। कौन से नंबर की पंक्ति गुरुजी, चौथे नंबर की पंक्ति। और चौथी नंबर की पंक्ति आती है, त्रिल तुलसा नाम, त्री तु ता नाम, त्रितुलसा नाम, त्रितुलसा नाम, त्रितुलसा नाम, त्रितुलसा नाम, सा नाम, त्रितुलसा नाम दंताह, त्रितुलसा नाम दंताह। कौन सी पंक्ति मिली गुरुजी हमें, त्रितुलसा नाम दंताह। कौन कौन से हैं गुरुजी, देखिएगा एक बार। त्रि मतलब दंतों से बोले जाने वाले वर्ण। दांतों से कौन कौन से वर्णों को बोला जाता है, यानी दंतों से बोले जाने वाले वर्ण, दंतीय वर्ण कौन कौन से हैं। एक तो है गुरुजी री, फिर है गुरुजी तू का मतलब जैसा कि अब जाना है करते हैं तो कु चू टू तू पू बोलते हैं। बोलो गुरुजी हाँ। तो त वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ध, ध और न। ये पांचों वर्ण किस में आएंगे गुरुजी, ट वर्ग में। फिर क्या आ रहा है गुरुजी, ड। और ये दो होता है गुरुजी, आगे जानेंगे। और फिर क्या है स। ये सभी वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे,
दंतों के सहयोग से, दांतों के सहयोग से अर्थात दांतों के स्थान से बोले जाएंगे। ये इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी? दंतये, दंतये वर्ण। इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी? दंतये वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे गुरुजी? दंतये वर्ण। यानी दंतये वर्ण कौन कौन से हैं गुरुजी? तो याद रखिएगा, री, तू, त वर्ग, त त द द, न और ल और स। यानी ये स क्यों कौन सा है? दंतये स। चलिए, इसी के साथ हमारे पास अगली पंक्ति आती है 5वें नंबर। देखिएगा 5वें नंबर की पंक्ति है, वो भी आप जान लीजिएगा। ये 5वें नंबर की, और 5वें नंबर की जो पंक्ति है वो हमें मिलती है गुरुजी उपु पद मानिया नाम ओष्टौ। क्या मिलती है गुरुजी? उ प ध मानिया नाम, मानिया नाम, मानिया नाम ओष्ट। क्या पंक्ति है? एक बार पढ़ लीजिएगा गुरुजी आप भी। ओष्टौ क्या पंक्ति है? उ प पु ध मानिया नाम ओष्टौ। बोलो गुरुजी हाँ। आप भी बोल लीजिएगा मेरे मित्रों। क्या है? क्या है ये? क्या है गुरुजी ये? उ क्या पंक्ति है गुरुजी? देखिएगा, प ठ मानिया नाम ओष्टौ। कौन कौन से आएंगे गुरुजी इसमें? देखिएगा, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा? अतार्थ कहाँ से बोलेंगे? ओष्टों से। ओष्ट कितने दिए हमें? 2 दिए हैं गुरुजी। दोनों का प्रयोग करना होगा, पू और पू। अब यहाँ देखो, पू बड़ा पू आ रहा है ना गुरुजी, ये बड़ा, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। क्या निकलेगा? उ, और फिर क्या निकलेगा? उ, उ। यानी यहाँ से पू, छोटा का उ, का उपधमानियाम। क्या बनेगा? उपदमानियाम। देखिएगा मित्रों, तो यहाँ उ, और फिर उ के बाद में क्या है गुरुजी? अपू का मतलब क्या है गुरुजी? प वर्ग। अब प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं गुरुजी? प आता है, प आता है, प आता है, फ आता है और म आता है। पांचों वर्णों को हम क्या कहते हैं? प वर्ग के वर्ण। फिर क्या बचा है गुरुजी? यानी उ हो गया, प वर्ग हो गया, उपद मानिए, उ प फ मानिए, उपद मानिए। जैसा कि आप जानते हो गुरुजी, क्या होता है उपद मानिए? उपद मानिए होता है गुरुजी अर्ध विसर्ग युक्त प और फ। इसको, ये एक ही है गुरुजी, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? सब कहाँ से बोले जाएंगे गुरुजी? ओष्ठ से। इनको हम क्या कहेंगे? ओष्ठये वर्ण। क्या कहेंगे गुरुजी? ओष्ठये वर्ण। क्योंकि ये कहाँ से बोले जा रहे हैं गुरुजी? ओष्ठों से बोले जा रहे हैं, और दोनों ओष्ठ चाहिए गुरुजी। बोल के देखो, ऊ, दोनों प्रयोग में आएंगे। एक पकड़ लो, बोलो। ओ, नहीं बोल पा रहे हैं, बोलो गुरुजी हाँ। मतलब ओष्ठीय वर्णों को हम तभी बोल पाएंगे जब दोनों ओष्ठों का प्रयोग हो। कितने ओष्ठों का? ऊपर वाले ने 2 दिए हैं, सोच समझ के दिए हैं, वो प वर्ग के वर्णों को बोलने के लिए दिए हैं। बोलो गुरुजी हाँ। उ वर्ण का उच्चारण करने के लिए दिए हैं। बोलो गुरुजी हाँ। उपदमानियों का उच्चारण करने के लिए दिए हैं। बोलो गुरुजी हाँ। और भी करने के लिए दिए हैं। बोलो गुरुजी हाँ, हम समझ गए। चलो आगे देखो, तीसरी पंक्ति हमारे पास आती है। चलिए, आप समझदार हो, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, और आप पूर्ण रूप से समझदार हो, मुझे पता है। चलिए देखिएगा मित्रों, छठी पंक्ति हमारे पास आती है। कौन सी पंक्ति? छठी। पहली कौन सी आई थी गुरुजी? पहली आई थी अकुआ विसर्जनिया नाम कंठः। दूसरी आई थी सा नाम तालु। तीसरी आई थी ऋतुषा नाम मृदा। चौथी आई थी ऋतुलता नाम दंता। और पांचवी आई थी पधमानिया नाम ओष्टौ। अब छठी पंक्ति हमारे पास है। जानते हैं गुरुजी छठी पंक्ति, जो छठी पंक्ति है वो है य, म, न, ना, नाम,
नासिक। क्या है गुरुजी, एक बार बोल लीजिएगा, आप भी बोलिएगा इसको। क्या है छठी पंक्ति? यम गण ना नाम नासिका, यम गणना नाम नासिका। बहुत अच्छे गुरुजी, समझ में आ रही है पूरी बात। आइएगा, कौन कौन से वर्ण गुरुजी एक बार देख लीजिएगा मेरे मित्रों। कहां से बोले जाएंगे? नासिका से। कहां से बोले जाएंगे? नासिका से। अर्थात नासिका से बोले जाने वाले वर्ण यम गमना नाम नासिका। ये पूरी नहीं हुई गुरुजी मेरे हिसाब से, ये जो सूत्र है पूरा नहीं हुआ। नासिका च भी इसके पीछे आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, च भी है, नासिका के यहाँ पर आना चाहिए। आइए मेरे मित्रों, जानते हैं ये च का भी मतलब है। इस च को मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा, देखिएगा मित्रों। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, पहले आप समझ लीजिएगा पूरी बात को। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण मेरे मित्रों नासिक के कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम कहाँ से करें? नाक से करें। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे गुरुजी? हम ऐसे वर्णों को कहेंगे गुरुजी नासिक। क्या कहेंगे गुरुजी? नासिक के कहेंगे। कैसे वर्णों को नासिक के कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण सिर्फ किससे किया जाए? नाक से किया जाए। सिर्फ किससे किया जाए? नाक से किया जाए। मात्र नाक से जिनका उच्चारण हो, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे? उन वर्णों को गुरुजी हम नासिक के कहेंगे। बोलो हाँ। फिर दूसरी बात आती है गुरुजी अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। क्या कहा गुरुजी मैंने? अनुनासिक वर्ण। पहला तो मैंने बताया नासिका, नासिक के वर्ण। कौन से वर्ण गुरुजी? नासिक के वर्ण। जो नासिक के वर्ण होंगे वो कहाँ से बोले जाएंगे? मात्र नाक से बोले जाएंगे। गुरुजी नासिक के भी होते हैं क्या? होते हैं गुरुजी। कितने होते हैं? 5 होते हैं गुरुजी, 5 होते हैं। पर जो तुम 5 समझ रहे हो वो 5 नहीं होते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन से शुद्ध नासिक के वर्ण हैं जिनको आप बताते हो 5। वो 5 है गुरुजी अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक का मतलब क्या होता है गुरुजी? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं गुरुजी अनुनासिक वर्ण। क्या कहा मैंने मित्रों? वापस बताइए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। किन्हें कहते हैं गुरुजी अनुनासिक वर्ण? कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से किया जाए। अर्थात यहाँ क्या लिख रहा है? नासिका च। च का मतलब नासिका के अलावा और अन्य उच्चारण का भी आपको प्रयोग करना है। च का मतलब क्या है? और मतलब क्या है? नासिका से तो बोला जाएगा ही, नासिका के साथ एक और उच्चारण स्थान को इसमें शामिल करना है आपको। तभी ऐसे वर्णों को आप क्या करोगे? इन वर्णों का क्या करोगे? क्या लिख रहा है वो देखो पाणिनि सिद्धांत कौमुदी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में कैसी पंक्ति लिखी है कि यम गण ना नाम नासिका। है मतलब इनका नासिका के साथ, च का मतलब है और भी उच्चारण लेना है, और भी स्थान लेना है। चलिए मित्रों, इन तीनों शब्दों को यानी नासिका, अनुनासिक, एक और मिलेगा हमें अन अनुनासिक, जिन्हें हम निरनुनासिक भी कहेंगे। इन तीनों की परिभाषा मैं अगली क्लास में कल आपको 6 बजे वापस बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय जो है मुझे अभी इजाजत नहीं दे रहा है बोलने की। क्योंकि अगली क्लास आपको जैसा कि पता है मतलब मनोविज्ञान की, शिक्षा शास्त्र की रहने वाली है, बाल विकास की रहने वाली है। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार। आप सब मेरे साथ जुड़े, आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे आत्मसात भी करोगे और जिस कार्य में आप लगे हुए हो उसमें अच्छे अंकों के साथ सफलता भी प्राप्त करो। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद मित्र।